This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर टीचर्स, अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं यूनिट नंबर 11 क्लास 5 की। तो हमारा जो जिस पहला क्वेश्चन से हम आगाज़ कर रहे हैं वो है लर्निंग टू स्पेल, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स एंड लर्न देयर स्पेलिंग्स। इसमें पहला जो मेरे पास वर्ड है वो है STUCK। तो ज़ाहिर है ये जो वर्ड है गौर करेंगे तो कोई वावल ही इसमें लग रहा है, तो आपने बच्चों को कहना है कि वो उसके बाद मैंने बनाने के लिए अपनी तरफ से वो स्पेलिंग प्रोवाइड करें। तो पहले के अंदर फिर क्या आएगा, STUCK, तो स्टक ये बनेगा। अगला है जी अगला नेक्स्ट वर्ड है INORMATIO-। तो ये लफ्ज़ क्या बनेगा, इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन। तो जो पहली ब्लैंक है इसके अंदर F आएगा, जो सेकंड ब्लैंक है इसके अंदर N आएगा। तो नेक्स्ट है जी अगला है STAL। तो ST क्या बनेगा, STEAL। तो ब्लैंक के अंदर क्या आएगा, E आएगा। ब्लैंक के अंदर क्या आएगा, E। नेक्स्ट है अगला वर्ड है EX। यहाँ पे उन्होंने थोड़ी ब्लैंक गलत दे दी है, तो मेरा ख्याल है EX-ERT, तो यहाँ पे P आना चाहिए, या आप E-PERT, तो अगर ऐसा हो तो फिर X आना चाहिए। अगला है AMOUN-, तो यहाँ पे AMOUNT आना चाहिए ब्लैंक की जगह पे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं कि ग्रामर का है क्वेश्चन वर्ड्स। तो इसमें ये है कि आपने पहले लिखा गया कि वी यूज़ क्वेश्चन वर्ड्स टू आस्क क्वेश्चंस। जैसे एग्जांपल दी है, वाई इज़ यूज टू आस्क फॉर रीज़न। वाई किस लिए यूज़ होता है, वजह जानने के लिए। व्हेन इज़ यूज टू आस्क अबाउट द टाइम। व्हेन किस लिए यूज़ होता है, वक्त के लिए और डेट के लिए। और हाउ मैनी किस लिए यूज़ होता है, तादाद के लिए। और हाउ मच किस लिए यूज़ होता है, क्वांटिटी के लिए यानी मकदार के लिए। और हाउ ऑफन इज़ यूज टू आस्क अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ समथिंग। तो ये कितनी बार ये फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, जैसे व्हाई डू यू सेव मनी, व्हेन डिड यू बाय अ न्यू कार, हाउ ऑफन डू यू प्ले क्रिकेट, हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव। तो ये जो वर्ड्स हैं ये क्वेश्चन वर्ड्स कहलाती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट वर्ड फॉर ईच क्वेश्चन। पहले है जी, डैश डू यू विज़िट योर ग्रैंड पेरेंट्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दी गई हैं वो है व्हाट या हाउ ऑफन। व्हाट या हाउ ऑफन, तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, हाउ ऑफन डू यू विज़िट योर ग्रैंड पेरेंट्स। अगला है डैश डू वी नीड मनी, वाई या वेयर। तो अगर आप वेयर डू वी नीड मनी लगाते हैं तो देखिए सेंस तो है, लेकिन ज़्यादा सूटेबल ये है वाई डू वी नीड मनी। नेक्स्ट है जी, डैश डू यू गो टू स्कूल। इसमें पहला है हु। अगर आप हु डू यू गो टू स्कूल लगाएंगे तो वो बिल्कुल सेंस नहीं बनेगा, इसलिए क्या लगना चाहिए, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। उसके बाद अगला है जी, इसके बाद है जी, डैश डज दिस ड्रेस कॉस्ट। तो पहली ऑप्शन हु है और दूसरी है हाउ मच, तो यहाँ क्या लगना चाहिए, हाउ मच डज दिस ड्रेस
cost. तो मैं एक बार फिर बोल देता हूँ कि डैश डस दिस ड्रेस कास्ट, तो यहाँ लगना चाहिए हाउ मच डस दिस ड्रेस कॉस्ट. नेक्स्ट है जी प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन. लेसन के जब हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े थे तो उसमें ये कहा गया था वर्ड्स फॉर मूवमेंट एंड डायरेक्शन. तो मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था कि बेसिकली जो वर्ड्स मूवमेंट और डायरेक्शन को शो करती हैं वो प्रेपोजिशन वर्ड्स हैं, इसलिए यहाँ पे कहा गया है प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन. शो मूवमेंट एंड डायरेक्शन टू और फ्रॉम अ प्लेस. फॉर एग्जांपल टूवर्ड्स, ओवर. तो ये जो प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन है, ये इसकी मैं एग्जांपल बोलने लगा हूँ. टू क्या करता है, यानी मूविंग टूवर्ड्स समथिंग, ये किसी चीज़ की तरफ शो करता है. जैसे शी इज़ गोइंग टू स्कूल. और इनटू क्या शो करता है, इनटू शो करता है मूविंग इनसाइड. जैसे ही वेंट इनटू द रूम. और उसके बाद आता है अक्रॉस. अक्रॉस क्या करता है, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, वी रैन अक्रॉस द स्ट्रीट. ठीक है. ओवर शो करता है अबव समथिंग, द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी. ठीक है. उसके बाद थ्रू क्या शो करते हैं, इन वन साइड एंड आउट अदर, यानी ही वॉकड थ्रू द पार्क. टूवर्ड्स यानी की तरफ. मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ, ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स द डोर. तो ये जो हैं ये प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन से. यहाँ कहा गया जी रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन. जैसे ओ नो द पुलिस इज़ कमिंग टूवर्ड्स अस. तो टूवर्ड्स ये प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट है. अ थीफ डाइव्ड इनटू द सी. इनटू ये है प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन. दे ड्रोव अक्रॉस द सिटी. अक्रॉस. द कैट जंप्ड ओवर द वॉल. तो यहाँ पे ओवर जो है ये प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन है. अगला है मेक सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन प्रेपोजिशन. तो आपने जो प्रेपोजिशन हैं उनसे क्या करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं. पहला है अक्रॉस. द कैट वॉकड अक्रॉस द रोड. तो इसका मतलब पार होता है. तो बिल्ली जो है उसने रोड पार किया. उसके टूवर्ड्स होता है की तरफ. तो इसका फिक्रा यूँ बनेगा द चाइल्ड रैन टूवर्ड्स देयर मदर. तो बच्चा अपनी माँ की तरफ लपका. ऑन टू. द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल, यानी किसी चीज़ के ऊपर. उसके बाद होता है इनटू शो करते हैं मूवमेंट किसी चीज़ के अंदर. जैसे ही पोर्ड वाटर इनटू द ग्लास. तो जो इनटू है ये मूवमेंट शो करता है. नेक्स्ट हमारा है जी सिंपल प्रेजेंट टेंस. यहाँ पे आपकी किताब के ऊपर लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस. आप जानते हैं कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है. तो जो हमारे सब कंटिनेंट की बुक्स हैं, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर जो ग्रामर की बुक्स हैं उसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ड यूज़ हुआ है. और जो कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और जो इवन ब्रिटिश काउंसिल की जो बुक्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है. ठीक है. तो आइए हम ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है इसका जो तरीक़ाकार है बच्चों को आप कैसे, चूँकि हमारा बच्चा जो है वो उर्दू स्पीकर है तो हमने उनको विद द हेल्प ऑफ उर्दू यू कैन टीच.
यहाँ पे जो रीड द गिवन सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। किताब के अंदर तो उन्होंने एक सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया गया है कि अफर्मेटिव का क्या होगा। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपने बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस एंड ई एस इफ़ इट इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इसमें क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी जिसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कह रहे हैं। आपने पहले सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट अगर आई है, वी है, यू है, दे है, तो फिर आपने यानी सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मिसाल के तौर पर मैं स्कूल जाती हूँ तो होगा आई गो टू स्कूल। लेकिन अगर ये थर्ड पर्सन आ जाए, थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए, जैसे वो स्कूल जाती है, तो फिर क्या कहेंगे, शी, फिर हम गो के साथ एस ई एस का इजाफा करेंगे, शी गोज़ टू स्कूल। तो नेगेटिव के लिए इसका जो स्ट्रक्चर कैसे दिया गया है कि सब्जेक्ट अगर आई वी यू दे है तो फिर हमने सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लगाना है और डू नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। जैसे यही फिक्र है, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ तो क्या होगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल। लेकिन अगर ये थर्ड पर्सन के साथ है, जैसे वो स्कूल नहीं जाता है, तो फिर क्या होगा, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल। या अगर वो स्कूल नहीं जाती है तो शी डज़ नॉट गो टू स्कूल। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए आपने क्या करना है, पहले डू डज़ का इस्तेमाल करना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट लगाना है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो यूँ होगा। जैसे आइए अब हम इसकी ना कुछ एग्जांपल पढ़ लेते हैं। जैसे यही वाला फ़िक्रा अगर हम इसको सवाल में कन्वर्ट करते हैं, क्या मैं स्कूल जाती हूँ, तो क्या आएगा, डू आई गो टू स्कूल। अगर ये आता है क्या वो स्कूल जाती है, तो फिर आएगा डज शी गो टू स्कूल। अच्छा, इसमें जो एग्जांपल दी गई, माय फादर रीड्स न्यूज़पेपर एवरी डे। और अगर इसका नेगेटिव बनाना होगा तो क्या होगा, माय फादर डज़ नॉट रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे। अगला है जी, ही डज़ नॉट टेक एन फिज़िकल एक्सरसाइज इन द इवनिंग। नेक्स्ट है जी, द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो यहाँ पे द सन सब्जेक्ट है, सेट्स वर्ब है। चूँकि सन सिंगुलर है तो इसलिए हमने सेट के साथ एस लगाया, तो ये सेट्स हुआ और फिर ऑब्जेक्ट लग गया। डज शी टेक हर मेडिसिन ऑन टाइम, दे टेक डू नॉट। चेंज द गिवन सेंटेंसेस into negative and interrogative sentences and write them in your notebook। आपने ये करना है कि इन sentences के पॉजिटिव तो दिए गए हैं, आपने इनके बनाने हैं नेगेटिव, फिर बनाने हैं इंट्रोगेटिव। ठीक है जी। तो पहला फ़िक्रा है, माई मदर वॉशेस क्लोथ्स। चूँकि माई मदर एक सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो इसलिए हम क्या कहा, माई मदर वॉशेस क्लोथ्स। तो माई मदर सब्जेक्ट है, वॉश वर्ब है और क्लोथ्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ये ऐसे आएगा, माई मदर डज़ नॉट वॉश क्लोथ्स। और जब इसका सवालिया बनेगा तो डज़ शुरू में लगा लेंगे, फिर क्या बनेगा, डज़ माई मदर वॉश क्लोथ्स। तो फिर एस और एस नहीं लगेगा, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के अंदर एस ई एस जो लगा हुआ था वॉश के साथ वो नहीं लगेगा। अगला सेंटेंस था, द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, द बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द एयर। और इसका इंट्रोगेटिव कैसे होगा, डू द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। अगला सेंटेंस है, ही लाइक्स स्विमिंग। तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, चूँकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, डज़ नॉट। ही डज़ नॉट, फिर लाइक्स नहीं रहेगा, लाइक, ही डज़ नॉट लाइक स्विमिंग।
और सवालिया कैसे होगा? डज ही लाइक स्विमिंग? साद वॉचेस टीवी एवरी डे, तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? साद डज नॉट वॉच टीवी एवरी डे। और सवाल कैसे बनेगा? डज साद वॉच टीवी एवरी डे? अच्छा जी, हाइफनेटेड वर्ड्स, ये हम जिक्र कर चुके हैं कि हाइफनेटेड वर्ड्स क्या होते हैं। देखिए, हाइफनेटेड जो वर्ड्स हैं बेसिकली ये दो लफ्ज़ों को जोड़ते हैं और उन्हें एक कंपाउंड वर्ड बनाते हैं। A hyphen is a punctuation mark used to join two or more words together to form a single compound word. तो हाइफन जो है वो दो अलग अलग लफ्ज़ों को आपस में जोड़कर एक कंपाउंड वर्ड बनाती है। अच्छा, जैसे अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ये जैसे वेल नोन, ठीक है, तो इसके अंदर जो वेल नोन है वो हमने हाइफन के साथ दोनों को जोड़ के एक लफ्ज़ बना लिया। इसी तरह से लॉन्ग टर्म, ठीक है, और जैसे फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, या ये लफ्ज़ होता है मैरी गो राउंड। और जब आप ये हाइफन यूज़ करती हैं तो हम ऐसे कंपाउंड वर्ड को हाइफनेटेड वर्ड्स भी कह लेते हैं। हाइफनेटेड वर्ड्स। अब जैसे ये फ़िक्रा है, माय ब्रदर इज़ अ वेल बिहेव्ड चाइल्ड, तो वेल बिहेव्ड, ठीक है, वेल और बिहेव्ड के दरमियान हाइफन लगाई और इसको एक यूनिट बना दिया। तो यहाँ पे आपकी जो किताब है इसके ऊपर लिखा हुआ है, अ हाइफन इज़ यूज्ड टू जॉइन टू और मोर वर्ड्स टुगेदर। It is usually used with numbers and fractions. तो यहाँ पे कुछ दी गई हैं, जैसे ये है 1/4, 1/4, तो 1/4 के अंदर हमने क्या किया, 1 और 4 के दरमियान हाइफन यूज़ कर ली। 45, 36, 36 के बाद है 82, तो हमने ये हाइफन यूज़ करके क्या किया है, उन्हें एक यूनिट बनाया है। राइट 5 वर्ड्स यूजिंग हाइफन्स विद नंबर्स एंड फ्रैक्शंस इन योर नोटबुक। आपने करना ये है कि 5 लफ्ज़ों को, 5 लफ्ज़ ऐसे यूज़ करने हैं जिनके अंदर हाइफन आए। ओके, तो 5 लफ्ज़ हैं। पहला है जी 2/3, ठीक है, 2/3। उसके बाद आया जी 21, राइट, 1/2, 67 या 4/5। तो ये जो हाइफनेटेड वर्ड्स हैं ये आपने बच्चों को सिखाने हैं कि ए हाइफन इज़ यूज्ड टू जॉइन टू और मोर वर्ड्स टुगेदर। हाइफन क्या करती है, दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों को आपस में जोड़ने में मदद करती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास लर्निंग टू राइट, यानी राइटिंग का टास्क है, और ये हम लुक एट द माइंड मैप एंड राइट अबाउट सम क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड पर्सन। अच्छा, इसमें आपने पहले एक माइंड मैप तैयार करना है क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड पर्सन का। देखिए, माइंड मैप क्या चीज़ है। अ माइंड मैप इज़ ए डायग्राम यूज्ड टू ऑर्गेनाइज आइडियाज़ और इंफॉर्मेशन अराउंड अ सेंट्रल टॉपिक। It looks like a tree or a spider web starting from the center and spreading out with branches. इसमें डियर टीचर्स आपने करना ये होता है कि जैसे यहाँ पे टॉपिक है ना गुड पर्सन, आप गुड पर्सन
बिल्कुल सेंटर में लिखें, इसके गिर्द एक दायरा लगा लें और फिर उसकी ब्रांचेस बना लें। तो माइंड मैप दर हकीकत करता क्या है, माइंड मैप हेल्प करता है टू अरेंज थॉट्स क्लियरली ऑन द पेपर, और फिर ये हेल्प करता है इन प्लानिंग, यूज़फुल फॉर प्लानिंग पैराग्राफ। तो इसमें पैराग्राफ को ऑर्गेनाइज करने में, ठीक है, ये हमें पैराग्राफ डेवलप करने में भी हेल्प करता है। तो मैं फिर कह देता हूँ कि आपने करना ये होता है कि पुट द सेंट्रल आइडिया, जो उसका मेन आइडिया है, जो टॉपिक है, पुट इन द सेंटर। आप बोर्ड के दरमियान में लिखें, उसके गिर्द एक दायरा बना लीजिएगा छोटा सा, और फिर उसकी ब्रांचेस बना लें, और रिलेटेड आइडियाज़ आर कनेक्टेड बाय द लाइंस, ठीक है। तो ये आप करके फिर बच्चों से उनका फीडबैक ले लें और बच्चों से उनका रिव्यू ले लें। जैसे अभी हमारा जो टॉपिक है ना, वो है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड पर्सन। तो क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड पर्सन के अंदर देखें, ये आप सेंटर में रख लिया, तो उसके आप चारों तरफ 4-5 लाइन लगा लें। उसमें जैसे जी बच्चों से पूछ लें, जी एक अच्छे इंसान की क्या क्या खूबियाँ होती हैं, तो बच्चे कहेंगे कि अ गुड पर्सन स्पीक्स ट्रूथ। फिर वो क्या करता है, ही हेल्प्स अदर्स, अ गुड पर्सन इज़ काइंड, ठीक है, ऑनेस्ट, रिस्पेक्टफुल और पेशेंट। तो ये आपने इसके मेन जो हैं ब्रांचेस बना ली, और उसके बाद आपने बच्चों को कह सकते हैं कि ये जो एक एक जो मेन ब्रांच है, इसके बारे में आप वो सेंटेंस लिख लें। तो जब वो ये सेंटेंस लिख लें, तो फिर उनको कहिएगा कि आप उनको एक पैराग्राफ की शक्ल दे दें। जैसे यहाँ पे मैंने इस पैराग्राफ लिखने की कोशिश की है, अ गुड पर्सन इज़ समवन हु ऑलवेज ट्राइज टू मेक लाइफ बेटर फॉर अदर्स। कि अच्छा इंसान कौन होता है? अच्छा इंसान वो है जो क्या करता है, हु ऑलवेज ट्राइज, जो हमेशा कोशिश करता है, टू मेक लाइफ बेटर फॉर अदर्स, दूसरों की ज़िंदगियों को बेहतर करने की। अ गुड पर्सन स्पीक्स ट्रूथ एंड नेवर टेल्स अ लाई। अच्छा इंसान वो होता है जो सच बोलता है और झूठ नहीं बोलता। ही इज़ ऑलवेज ऑनेस्ट एंड डज नॉट चीट एनीवन। वो हमेशा ईमानदारी बरतता है और किसी को भी धोखा नहीं देता। हेल्पिंग अदर्स इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड पर्सन। दूसरों की मदद करना, ये एक अच्छे शख्स की खूबी होती है। अ गुड पर्सन इज़ ऑलवेज काइंड इवन टू एनिमल्स। वो जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करता है। अ गुड पर्सन इज़ रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स एल्डर्स, टीचर्स एंड ऑल द पीपल। तो अच्छा इंसान इज़्ज़त से पेश आता है बड़ों से, टीचर से और बाकी लोगों से। Everyone likes a person who has good qualities because they make the world a better place. तो एक अच्छे इंसान को हर बंदा पसंद करता है। Everyone likes a good person. क्यों? Because he tries to make the world a better place. वो इस दुनिया को बेहतरी लाने की कोशिश करता है। अच्छा जी, इसी राइटिंग का सेकंड क्वेश्चन है, यूज़ द इंफॉर्मेशन गिवन अबव टू राइट ए डायलॉग अबाउट क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड पर्सन इन योर ओन वर्ड्स इन योर नोटबुक। तो कहा गया है कि ये जो ऊपर हमने जो क्वालिटीज़ पढ़ी हैं ना, क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड पर्सन के, अ गुड पर्सन ऑलवेज हेल्प्स अदर, ही स्पीक्स ट्रूथ, ठीक है, ही इज़ काइंड, ही इज़ ऑनेस्ट, इज़ रिस्पेक्टफुल, इज़ पेशेंट, ठीक है, ही इज़ इवन काइंड टू एनिमल्स। तो आपने क्या करना है, आपने इन इंफॉर्मेशन को यूज़ करें और क्या करें, राइट ए डायलॉग अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड पर्सन। तो हमने क्या किया है कि एक डायलॉग बनाया है बिटवीन अली एंड सारा। तो वो डायलॉग किस तरह से है, आपको पता होना चाहिए कि जो डायलॉग है कन्वर्सेशन है बेसिकली, तो इसको गुफ्तगू के अंदाज में ही लिखा जाता है। हाय सारा, वी आर डिस्कसिंग व्हाट मेक्स समवन अ गुड पर्सन इन क्लास, व्हाट डू यू थिंक। तो सारा, हम
बात कर रहे हैं क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड पर्सन, तो आपके इस बारे में क्या ख्याल है सारा? दैट्स ग्रेट टॉपिकली फॉर मी। अ गुड पर्सन स्पीक ट्रूथ ऑलवेज, ऑनेस्ट इज़ सुपर इम्पोर्टेंट। तो उसके जवाब में अली कहता है आई एग्री एंड आई थिंक अ गुड पर्सन हेल्प अदर्स, कि एक अच्छा इंसान दूसरों की मदद करता है। लाइक हाउ वी हेल्प सारा विद हर ड्रेस फॉर द फन फेयर, जैसे हमने क्या किया कि फन फेयर के लिए ड्रेस में हेल्प की। सारा एग्जैक्टली, एंड दे आर ऑलवेज काइंड टू एवरीवन नो मैटर what they also listen carefully when someone is talking। सारा कहती है कि एक तो ये बात है उनकी कि वो दूसरों के साथ नरमी से पेश आते हैं, और दे आल्सो लिसन केयरफुली व्हेन समवन इज़ टॉकिंग, जब कोई बंदा बात कर रहा होता है तो वो उसकी बात को बड़ी तवज्जो से सुनते हैं। अली दैट्स ट्रू, हाँ ये बात ठीक है। आल्सो अ गुड पर्सन इज़ रिस्पेक्टफुल टू एल्डर्स एंड फ्रेंड्स, तो अच्छा इंसान जो है वो इज़्ज़त से पेश आता है बड़ों के और दोस्तों से। एंड दे आर ऑफन पेशेंट स्पेशली व्हेन थिंग्स आर डिफ़िकल्ट, और जब मुश्किल आती है तो वो सब्र करते हैं। सारा डेफिनेटली। सो टू सम इट अप, अ गुड पर्सन इज़ ट्रूथफुल, हेल्पफुल, काइंड, पेशेंट एंड अ गुड लिसनर। अली परफेक्ट, इट्स नाइस थिंग, इट्स नाइस टू थिंक अबाउट दीज क्वालिटीज़, और इन खूबियों के बारे में सोच के भी अच्छा लगा है। और डियर टीचर्स, आप ये जो डायलॉग है इसकी आप प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं बच्चों को। आप पेयर में बिठा लें और उन्हें आप कह दें कि पहले इसके ऊपर वो ओरली डिस्कस कर लें और उसके बाद आप उनसे लिखवा लें। तो यकीनन ये जो क्वालिटी ऑफ अ गुड पर्सन जो है ये एक अच्छा टॉपिक है, और बच्चे जब पेयर में डिस्कस करेंगे तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, दे कैन गिव देयर इनपुट, और इसके ऊपर वो डायलॉग बना भी लेंगे, ठीक है, और उनकी ओरल प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हमारा जो अगला टॉपिक क्रिएटिव राइटिंग का है, तो इसमें ये लिखा है राइट ways to save your money and how you can use it। तो आपने बताना है कि पैसे बचाने के तरीक़ाकार और हाउ यू कैन यूज़ इट, और इसे बाद में आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अच्छा, नीचे ना इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपने बच्चों को जो राइटिंग के लिए आपने इनकरेज करना है कि अगर आप जैसे एक अच्छा बच्चा है तो उसके साथ आप एक एवरेज बच्चा बिठा देते हैं तो वो एक दूसरे को हेल्प आउट कर सकते हैं। ओके जी, राइट सम वेज टू सेव योर मनी एंड हाउ यू कैन यूज़ इट। वेज टू सेव मनी, पहला है सेट अ गोल, यानी आप अपना टारगेट सेट कर लें। डिसाइड व्हाट यू वांट टू सेव फॉर, तो पहले तो ये टारगेट कर लें कि भाई आपने ये जो पैसे बचाने हैं ये किस मकसद के लिए बचाने हैं। क्या आप अ न्यू टॉय, अ बुक, अ गिफ्ट किसी के लिए ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा, यूज़ मनी बॉक्स, या क्या करें एक गल्ला इस्तेमाल कर लें। कीप योर सेव्ड मनी इन ए सेफ प्लेस लाइक मनी बॉक्स सो यू आर नॉट टेम्प्टेड टू स्पेंड इट। तो आप जब वो मनी बॉक्स यूज़ कर लेंगे तो पैसे उसके अंदर हैं तो वो आप उसमें से इतनी आसानी से निकाल नहीं पाएंगे। आगे है कट डाउन ऑन अननेसेसरी स्पेंडिंग, और जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनके ऊपर आप ख़र्च करना बंद करें। थिंक बिफोर यू बाय, डू यू रियली नीड दैट एक्स्ट्रा कैंडी या स्मॉल टॉय, क्या आपको इसकी वाकई ज़रूरत है। पैक योर लंच और स्नैक्स, इफ़ यू usually buy snacks at school, bring them from home। तो क्या करते हैं कि आप जैसे चिप्स हैं तो बच्चे
वो शॉप से ख़रीदने के बजाय अपनी माँ से कह दें कि वो उन्हें बना के लंच बॉक्स में डाल दी, तो इससे उनके जो पैसे हैं वो बच जाएंगे। वॉक और साइकिल, इफ़ प्लेसेस आर नियर बाय, वॉक और साइकिल इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर अ राइड विच माइट इन्वॉल्व ट्रैवल कास्ट फॉर योर पेरेंट्स। तो आप ख़ुद साइकिल पे चले जाएं या पैदल चले जाएं, इससे भी जो आपने रिक्शे पे अपने पैसे लगाने हैं वो आपके बचेंगे। अर्न स्मॉल अमाउंट, तो कोशिश किया करें कि पैसे जो हैं वो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बचाएं। तो नाउ हाउ यू कैन सेव दैट मनी, तो जो आपने पैसे हाउ कैन यू स्पेंड या हाउ कैन यू यूज़ द सेव्ड मनी, जो पैसे आपने बचाए हैं आपने उनको खर्च कैसे करना है। बाय थिंग्स यू नीड या you want, to purchase something you have been wishing for, like a new game or a book or anything। तो आपने जो चीज़ की आपकी ख्वाहिश थी आपने वो ख़रीदें। बाय गिफ्ट्स फॉर लव्ड वंस, जो आपके अजीज़ हैं, यू कैन यूज़ सेविंग्स टू बाय थाटफुल प्रेजेंट्स फॉर द फैमिली फ्रेंड्स। तो आपने जो बचत की थी उससे आप अपने अब्बू के लिए, छोटी बहन के लिए, भाई के लिए आप गिफ्ट ख़रीद सकते हैं। हेल्प अदर्स, और सबसे बेहतरीन काम ये है कि लाइक इन द स्टोरी यू कैन यूज़ योर सेव्ड मनी टू हेल्प अ फ्रेंड इन नीड। अगर किसी दोस्त की फ़ीस अदा नहीं हुई या उसे पैसों की ज़रूरत है तो आप उसको दे दें, तो ये सबसे ज़्यादा खुशी आपको देगा। इन्वेस्ट इन लर्निंग, बाय एजुकेटेड बुक्स, टूल्स और ऑनलाइन कोर्सेज टू लर्न न्यू स्किल्स। या आप उन पैसों से क्या करें, आप अपने लिए किताबें ख़रीद लें या कोई गैजेट आप ख़रीद लें जो आपको एजुकेशन में हेल्प आउट कर सकती है। सेव फॉर फ्यूचर बिग परचेज़, या आप क्या करें जो पैसे बचत किए हैं आगे कोई बड़ी चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके लिए जैसे आप बाईसाइकिल ख़रीदना चाहते हैं तो आप, या कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ख़रीदना है आपने, ठीक है, तो आप उसके लिए पैसों को बचा के रखिए। अगला है जी एमरजेंसी फ़ंड, कीप ए स्मॉल पोर्शन ऑफ अनएक्सपेक्टेड नीड्स और एमरजेंसीज़। तो कुछ रकम उनमें से आपने बाद में भी बचाए रखनी है ताकि अगर कोई हंगामी हालत आती है, कोई ऐसी चीज़ है तो नागहानी, तो वहाँ पे आपको यूज़ करनी पड़ सकती हैं। तो डियर टीचर्स, आई थैंक यू ऑल, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।